Hello friends, this is part number 2 for the chapter Cell the Unit of Life. For previous part, click the link given in the description box. So, अब हम बात करेंगे prokaryotic cell and eukaryotic cells. So first of all, what is the difference between a prokaryotic cell and a eukaryotic cells? Prokaryotic जो होता है वो दो वर्ड से मिलके बना होता है, pro and karyotic. Pro का मतलब होता है प्रीमिटिव एंड कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस. सो इसके अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वो होता है प्रीमिटिव टाइप का. प्रीमिटिव टाइप इन द सेंस कि उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, वो एब्सेंट होता है. सो वेन नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस या ट्रू न्यूक्लियस हम कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एब्सेंट होता है. जबकि यूकैरियोटिक जो वर्ड बना होता है वो दो वर्ड से मिलकर बना होता है, दैट इज यू एंड कैरियो. यू का मतलब होता है ट्रू एंड कैरियो का मतलब न्यूक्लियस. सो इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर वो होता है ट्रू न्यूक्लियस. ट्रू न्यूक्लियस इन द सेंस के अंदर उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है, न्यूक्लियोलस भी होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म भी होता है, राइट. तो इसके अंदर सारी चीजें प्रेजेंट होती है. जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होती है और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है. अब हम बात करेंगे न्यूक्लियोइड के अंदर. जो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसके अंदर न्यूक्लियोइड पाया जाता है और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर न्यूक्लियोइड एब्सेंट होते हैं. जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसके अंदर जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, जो कि डीएनए होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, वो होता है साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ द न्यूक्लियोइड, तो उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोइड. जबकि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो हमारा डीएनए होता है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है. सो इन prokaryotic cells DNA is present in the cytoplasm, whereas in eukaryotic cells it is present in the nucleus. जो डीएनए होता है वो होता है सिंगल, मतलब सिर्फ एक ही पाया जाता है, इसको बोलते हैं हम जीन ऑफ 4. और सर्कुलर नेचर का होता है और मोस्टली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है. जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में इट इज लीनियर फॉर्म एंड मैनी. मैनी इन द सेंस कि क्रोमोसोम्स के रूप में पाया जाता है, जैसे कि ह्यूमन के अंदर उसके अंदर अबाउट 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं. तो जबकि अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करेंगे तो वो एक सिंगल होता है, या तो हम उसको सिंगल क्रोमोसोम बोल सकते हैं या उसको सिंगल जीन ऑफ 4 बोल सकते हैं. और ये भी मोस्टली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है. अगर हम बात करें हिस्टोन प्रोटीन्स की, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसके अंदर एब्सेंट होता है और उसकी जगह प्रेजेंट होता है हिस्टोन प्रोटीन की जगह क्लोनी अमाइंस. जबकि हिस्टोन प्रोटीन्स यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं और वो डीएनए के साथ मिलके क्रोमेटिन बनाते हैं. क्रोमेटिन या फिर इसको बोलते हैं क्रोमोसोम्स. सो एक तरह से कंडेंसेशन में हेल्प करता है. किसी भी चीज को बहुत ज्यादा कंडेंस करने के लिए हिस्टोन प्रोटीन की जरूरत पड़ती है. अब हम बात करेंगे साइज ऑफ द सेल्स की. जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसका साइज होता है 0.1 to 5 माइक्रोमीटर और यूकैरियोटिक सेल्स का जो साइज होता है वो होता है 1 to 100 माइक्रोमीटर. प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर मोस्टली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर दोनों तरह के ऑर्गेनिज्म आते हैं, दैट इज यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टी सेलुलर. ऑर्गेनल्स होती है वो मैंने पहले बताया था कि दो तरह की होती है, मेम्ब्रेन बाउंड जैसे कि ईआर दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, ये सब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स में आती है. तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जो होती है वो एब्सेंट होती है और जबकि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ये प्रेजेंट होती है. अगर हम बात करें नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, मतलब जिसके पास कोई और मेम्ब्रेन नहीं होती, तो वो दोनों में ही प्रेजेंट होती है, प्रोकैरियोटिक सेल्स एज वेल एज यूकैरियोटिक सेल्स. प्रोकैरियोटिक इसका जो एग्जांपल हो सकता है वो होता है राइबोसोम्स. राइबोसोम जो होते हैं वो होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर 70s टाइप, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में वो 80s टाइप के होते हैं. एस मीन्स यहाँ पर होता है स्वेडबर्ग यूनिट. एस मीन्स होता है यहाँ पर स्वेडबर्ग. ये यूनिट है फॉर द सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट. जब हम सेडिमेंटेशन करते हैं तो उसके अंदर जब हम यूनिट यूज करते हैं वो होती है स्वेडबर्ग. इसके अंदर दो यूनिट होती है, लार्ज सब यूनिट दैट इज 50s टाइप एंड स्मॉल यूनिट दैट इज 30s टाइप. और 80s के अंदर दो यूनिट्स होती है, लार्ज सब यूनिट इज 60s एंड स्मॉल सब यूनिट इज 40s. जो राइबोसोम होता है वो पॉलीसोमिक राइबोसोम्स होते हैं, मतलब एक जो एमआरएनए होता है, मैं पहले बता चुकी, एक एमआरएनए होता है, यहाँ पर सिर्फ एक एमआरएनए पे बहुत सारे राइबोसोम एक टाइम पे अटैच्ड हो जाते हैं. तो मैनी राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू दी
1 mRNA, जबकि मोनोसोमिक राइबोसोम्स वो राइबोसोम्स होते हैं जिसके अंदर सिर्फ एक mRNA पे एक राइबोसोम ही अटैच्ड हो पाता है। तो प्रोकैरियोटिक के अंदर पॉलीसोमिक एंड यूकैरियोटिक के अंदर मोनोसोमिक राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करें सेल वॉल की, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जब सेल वॉल प्रेजेंट होती है वो बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की। जब हम यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर अगर सेल वॉल प्रेजेंट है तो वो मोस्टली प्लांट्स के अंदर एंड फंजाई के अंदर प्रेजेंट होती है। प्लांट्स के अंदर ये सेलुलोज की बनी होती है और फंजाई के अंदर ये काइटिन की बनी होती है। ये एक अब आता है मीजोसोम्स, ये होती है मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन, मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन। जब कोई भी मेम्ब्रेन अंदर की तरफ मुड़ी होती है, अंदर की तरफ ग्रो कर रही होती है, तो उसे हम बोलते हैं मीजोसोम्स। सो दिस इज लाइक दिस मीजोसोम, ये वाली एक तरह की एक्सटेंशन होती है मीजोसोम्स में। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर ये प्रेजेंट होती है और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ये एब्सेंट होती है। अगर हम बात करें फ्लैजिला की, फ्लैजिला जो होते हैं वो मोटिलिटी में हेल्प करते हैं, यानी जो सेल होती है उसको एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करने में हेल्प करती है। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर वो सिंपल टाइप की प्रेजेंट होती है और इसके अंदर जो 9+2 अरेंजमेंट होती है वो हम बाद में बात करेंगे, जो इसके ट्यूब्यूल्स की अरेंजमेंट होती है वो एब्सेंट होती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है और इसके अंदर 9+2 अरेंजमेंट प्रेजेंट होती है। अब हम बात करेंगे प्लाज्मिड की। प्लाज्मिड होता है वो एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए होता है, मतलब एक और तरह का डीएनए होता है जो कि सर्कुलरली अरेंज्ड होता है। ये प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है और साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ये एब्सेंट होता है। सेल डिवीजन की बात करें तो सेल डिवीजन जो होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स में वो बाइनरी फिजन्स के द्वारा होती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में वो माइटोसिस या मियोसिस द्वारा होती है। माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में माइक्रोट्यूब्यूल्स एब्सेंट होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में वो प्रेजेंट होते हैं और वो मिलकर क्या बनाते हैं, साइटोस्केलेटन। सो दिस इज अ डायग्राम ऑफ अ यूकैरियोटिक सेल्स। और यूकैरियोटिक्स में भी अगर हम बात करें तो ये एक डायग्राम है प्लांट एनिमल सेल का, सॉरी एनिमल सेल्स का, क्योंकि इसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है, तो एनिमल सेल के अंदर ही सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो फर्स्ट जो आउटर मोस्ट लेयर यहाँ पर प्रेजेंट है जो उसकी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसके अंदर जो सेमी फ्लूइड सब्सटेंस प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, राइट। और इसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है, दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, दैट इज उसके अंदर कवर अप कर रहा है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कर रहा है। इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट है, इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट है, तो इट इज अ ट्रू न्यूक्लियस। अगर हम बात करें इसके अंदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल दैट इज राइबोसोम इज आल्सो प्रेजेंट, और ये कुछ जो और राइबोसोम्स होती है वो दो तरह की होती है, एक तो साइटोप्लाज्म में फ्रीली प्रेजेंट होती है और कुछ जो होती है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर अटैच्ड होती है, जैसे ये दिख रहा है ना छोटा छोटा, तो वो रफी सा सरफेस इसी वजह से राइबोसोम्स की वजह से दिखता है। अगर हम बात करें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स की तो प्रेजेंट कौन कौन सी है, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वेसिकल्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड पेरोक्सिसोम। अब हम बात करते हैं एक प्रोकैरियोटिक सेल्स की। प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी हम बात करें तो एक बैक्टीरियल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, एक बैक्टीरियल स्ट्रक्चर का डायग्राम है। तो इसके अंदर जो लेयरिंग होती है वो 3 लेयर होती है जो सेल एनवेलप होते हैं। फर्स्ट होती है कैप्सूल, आउटर मोस्ट जो लेयर होती है जो ग्रीन कलर की दिख रही है, लाइट ग्रीन कलर की, दैट इज कैप्सूल। सेकेंड वॉल डार्क ग्रीन कलर की इज सेल वॉल एंड थर्ड वन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, सेल एनवेलप, राइट। अब हम बात करते हैं इसके अंदर जो प्रेजेंट होता है वो न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है, यानी जो इसका डीएनए प्रेजेंट होता है वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, इसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, राइट। और इसका जो सेमी फ्लूइड सब्सटेंसेस है, ग्राउंड सब्सटेंस होता है वो होता है साइटोप्लाज्म। इसके अंदर भी सिर्फ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है, दैट इज राइबोसोम इज प्रेजेंट हियर एंड it is a there is also a motile structure that is known as flagellum. so flagella किस में हेल्प करते हैं, मोटिलिटी में हेल्प करते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में हेल्प करते हैं। यहाँ पर कुछ हेयर लाइक एक्सटेंशंस भी प्रेजेंट है, जैसे कि देखो यहाँ पर जो ये प्रेजेंट है हेयर लाइक एक्सटेंशन, इसको हम कहते हैं पाइलस। हेयर लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, पाइलस, राइट।
अगर ये और भी छोटी हो जाए, बहुत ज़्यादा छोटी प्रेजेंट हो गए, इसी हेयर लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे, ये तो फिर भी लॉन्ग है, लेकिन अगर हम शॉर्ट की बात करें, शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर, तो इसको हम बोलेंगे फिम्ब्रे। जो पाइलस होता है वो मूवमेंट में तो हेल्प नहीं कर रहा, मतलब किसी एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करने में नहीं हेल्प कर रहा, ये किसी भी सरफेस एरिया, सरफेस से अटैच करने में हेल्प कर रहा है। तो सरफेस अटैचमेंट में पाइल कौन हेल्प करता है? पाइलस, या फिर उसका दूसरा नाम हो सकता है फिम्ब्रे, अगर वो शॉर्ट साइज के हैं तो। अब हम बात करेंगे एक स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल बैक्टीरियल सेल, दैट इज अ प्रोकैरियोटिक सेल। जो बैक्टीरियल सेल है उसकी रेंज हो सकती है 0.5 टू 1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। इसकी बहुत सारी शेप्स होती है, कुछ एक स्पेरिकल शेप्स के होते हैं, कुछ एक रॉड शेप के, दैट इज इसको कहते हैं हम बेसिले शेप के बोल सकते हैं उसे, कुछ स्पाइरल शेप के होते हैं, या उसको बोलते हैं हेलिकल शेप, कुछ वाइब्रियो, और उसको बोलते हैं हम कोमा शेप, राइट। जो बैक्टीरिया होते हैं वो अकेले भी प्रेजेंट होते हैं, दैट इज इन सॉलिटरी, या फिर वो चेन के रूप में भी प्रेजेंट हो सकते हैं कि एक लीनियर चेन के रूप में प्रेजेंट है, या फिर उसको हम कह सकते हैं वो ब्रांच्ड चेन के रूप में प्रेजेंट है। वो डिपेंड करता है कि ब्रांच चेन के रूप में प्रेजेंट है या लीनियर चेन के रूप में प्रेजेंट है, राइट। अब हम बात करेंगे वो क्लस्टर्स यानी झुंड के रूप में प्रेजेंट है, एक जगह पे एक के ऊपर एक चढ़े हुए हैं, तो वो वैसे भी प्रेजेंट हो सकते हैं, या फिर वो कॉलोनी बना के भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो डिपेंड करेगा कि वो कैसे प्रेजेंट, अकेले प्रेजेंट है या क्लस्टर्स में प्रेजेंट है। ये फिर वही डायग्राम आ गया, इसके अंदर जो 3 लेयर प्रेजेंट होती है, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। जो फ्लैजिला होती है वो सेल वॉल से निकलती है, और 9+2 अरेंजमेंट इसमें एब्सेंट होती है, गलत लिखा है, 9+2 अरेंजमेंट यहाँ पर एब्सेंट होती है। डीएनए जो प्रेजेंट होता है वो न्यूक्लियोइड के रूप में प्रेजेंट होता है। पिलाई जो होती है हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है और सरफेस अटैचमेंट में हेल्प करती है। जो राइबोसोम्स होती हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। साइटोप्लाज्म के अंदर मेनली सारी एक्टिविटीज यहीं पर हो रही है। अब हम एक एक करके इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट इज सेल एनवेलप्स, 3 लेयर्स, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। पहली लेयर है ग्लाइकोकैलिक्स, इसका दूसरा नाम है म्यूसिलेज शीट। अब ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर प्रेजेंट होती है, राइट। अगर जो म्यूसिलेज की लेयर है वो बहुत लूजली प्रेजेंट है तो उसको हम बोलते हैं स्लाइम लेयर। अगर वो बहुत ज्यादा थिक प्रेजेंट है, थिक लेयर है, तो उसको हम बोलेंगे कैप्सूल। इफ थिक लेयर ऑफ म्यूसिलेज इज प्रेजेंट दैट इज नोन एज कैप्सूल, इफ लूज शीट ऑफ म्यूसिलेज इज प्रेजेंट दैट इज नोन एज स्लाइम लेयर। जो ग्लाइकोस्केलिक्स होती है वो नॉन सेलुलोजिक कंपाउंड्स की बनी होती है, मतलब जो बाकी अगर हम सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन आगे पढ़ेंगे तो वो सेलुलोज की मिलकर बनी होती है, लेकिन जो ग्लाइकोकैलिक्स होती है वो नॉन सेलुलोज की बनी होती है। जिसके फंक्शंस हो सकते हैं वो होते हैं प्रोटेक्शन में, क्योंकि आउटर मोस्ट लेयर होती है तो मेनली प्रोटेक्शन में हेल्प करती है। ब्लॉकिंग अटैचमेंट ऑफ द बैक्टीरियोफेज, जो बैक्टीरियाफेज होता है वो एक वायरस होता है जो कि बैक्टीरिया पर अटैक करता है, तो उनका जो फिम्बरे होता है वो बाहर से इस पर अटैच्ड हो जाता है, जिसकी वजह से वो अंदर एंटर ही नहीं कर पाता है। सो ब्लॉकिंग अटैचमेंट ऑफ द बैक्टीरियोफेज प्रोवाइड इम्यूनोजेनिसिटी। इम्यूनोजेनिसिटी मतलब उसकी इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है इसके हर बैक्टीरिया के अंदर अपनी अपनी एक इसकी स्पेसिफिसिटी होती है, वो किस नेचर का होगा। तो एक तरह से अगर उसके हम इम्यूनोजेनिसिटी जाने तो वो कोई भी उसको अंदर इन्वाइड नहीं कर पाएगा, तो अंदर जाने के लिए पहले उसको ग्लाइकोकैलिक्स को कवर अप तोड़ना होगा, या उसको सेल वॉल की। तो सेल वॉल जो प्रेजेंट होती है वो ग्लाइकोकैलिक्स की इनर साइड प्रेजेंट होती है। जो बैक्टीरिया होते हैं वो 2 तरह के बैक्टीरिया होते हैं। फर्स्ट इज यू बैक्टीरिया, दैट इज यू मीन्स ट्रू बैक्टीरिया, और आर्की बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो बहुत ज़्यादा हार्श कंडीशंस यानी एक्सट्रीम टेम्परेचर या एक्सट्रीम सॉल्टी कंडीशंस में रहते हैं। तो एक्सट्रीम कंडीशन में जो बैक्टीरिया रहते हैं उन्हें कहते हैं हम आर्की बैक्टीरिया, और यू बैक्टीरिया जो होते हैं वो नॉर्मल एनवायरनमेंट में रह सकते हैं। यू बैक्टीरिया के अंदर जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन। पेप्टाइडोग्लाइकन का दूसरा नाम है म्यूरिन, राइट। तो पेप्टाइडोग्लाइकन का जो नाम होता है उसी से हम इसके कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं। सो पेप्टाइडो मीन्स पेप्टाइड बॉन्ड, और ग्लाइकन मीन्स इसके अंदर जो यूनिट मोनोमर यूनिट प्रेजेंट है वो कौन सी है? ग्लाइकन। ग्लाइकन जो होता है वो आगे दो यूनिट से मिलकर बना होता है, दैट इज एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन एंड एन एसिटाइल
muramic acid. So it is a heteropolysaccharide. So जो दोनों यूनिट्स होते हैं एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन एंड एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड्स आर अटैच्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड, whereas in आर्कीबैक्टीरिया पेप्टाइडोग्लाइकन इज एब्सेंट. उसकी जगह क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन एंड पॉलीसेक्राइड. तो इन्हीं की वजह से वो हार्श कंडीशन में रह पाती है. जो पेप्टाइडोग्लाइकन होती है वो स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है, हार्ड हो जाती है वो नेचर के. ठीक है. तो सेल वॉल डिटरमाइंस द शेप ऑफ दिस सेल्स एंड प्रोवाइड्स सपोर्ट टू प्रिवेंट सेल फ्रॉम बर्स्टिंग व्हेन प्लेस्ड इन अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. तो सेल वॉल ये मैं पहले बता चुकी हूँ. तो जो सेल वॉल होती है वो शेप एंड सेल को बर्स्टिंग होने से रोकती है. अगर हम स्टेनिंग की बात करें, स्टेनिंग के बेसिस पे बात करें, तो बैक्टीरिया दो तरह के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. एक स्टेन होती है जिसका नाम होता है ग्राम स्टेन. जो बैक्टीरिया इस स्टेन को ले लेते हैं, मतलब वो उसकी वजह से स्टेनिंग हो जाते हैं और पर्पल कलर में चेंज हो जाते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया. अगर नो चेंज इन कलर आता है तो उसे हम बोलते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. राइट. स्टेनिंग करने पे कोई पर्पल कलर नहीं आता तो उसे हम बोलते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. अगर वो पर्पल कलर में चेंज हो जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया. अब हम डिफरेंस की बात करते हैं ग्राम पॉजिटिव में एंड ग्राम नेगेटिव के अंदर. जो थिकनेस होती है सेल वॉल की वो होती है थिक, दैट इज 20 to 80 नैनोमीटर, और इसके अंदर जो थिकनेस होती है वो होती है 8 to 12 नैनोमीटर. जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उसके अंदर सिर्फ सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है. इसके अंदर जो लेयर होती है वो बनी होती है सिंगल लेयर पेप्टाइडोग्लाइकन की, और जो इसके परसेंटेज होता है वो होता है 70 to 80%. और ये एक तरह से इनर लेयर ही होती है. इसके अंदर आउटर लेयर जो होती है वो एब्सेंट होती है अगर हम बात करें तो. इसके अंदर जो प्रेजेंट होती है वो दो लेयर की प्रेजेंट होती है और वेवी कलर की होती है, वेवी नेचर की होती है. मतलब पहली जो इसके जो नीचे वाली लेयर होगी वो होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो ये वाली जो लेयर होती है वो वेवी होती है, जिसकी वजह से कुछ पॉइंट्स के ऊपर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच्ड हो पाती है. आउटर लेयर जो होती है वो किससे मिलकर बने होते हैं? प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड्स. वेयरएज इनर लेयर इज फॉर्म्ड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन. और जो पेप्टाइडोग्लाइकन होता है वो सिर्फ 20% का ही बनाता है, जबकि ग्राम पॉजिटिव के अंदर हम बात करें तो वो 80% तक थी. अगर हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को इनको स्टेन करें और उसके बाद उसको अल्कोहल से वॉशिंग कर दें तो भी वो पर्पल कलर में बने रहते हैं, वो अपना कलर चेंज नहीं करते. जबकि अगर उसके हम अल्कोहल से वॉश करते हैं तो वो कलरलेस हो जाते हैं. राइट. सो इसके अंदर स्टेनिंग एब्सेंट होती है. अब हम बात करेंगे थर्ड लेयर की, जो कि बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होती है. सबसे इनर मोस्ट लेयर प्रेजेंट होती है बैक्टीरिया के अंदर, और ये सेमी परमेबल नेचर के थे. सेमी परमेबल नेचर मतलब होता है कि कुछ सब्सटेंसेस होते हैं उनको तो वो पास ऑन करने देती है, और कुछ सब्सटेंसेस होती है जिसको वो अंदर जाने नहीं देती है. देर इज अ मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन नोन एज मीजोसोम्स. मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन, जैसे कि इन्वेजिनेशन मतलब इनर साइड, इन्वेजिनेशन मतलब जो इनर साइड होती है, नॉट आउटर साइड. तो मेम्ब्रेन जो प्रेजेंट होती है वो इनर साइड कुछ इन्वेजिनेशंस बना लेती है, तो उसे हम बोलते हैं मीजोसोम्स. राइट. ये क्या होता है? इसमें हेल्प करती है, एक तो रेस्पिरेशन में हेल्प करती है ये, दूसरा सेल डिवीजन में हेल्प करती है. सेल डिवीजन में कैसे हेल्प करती है? जब कोई भी सेल को दो में डिवाइड होना होता है तो ये बहुत ज़्यादा डीप हो जाती है और जो सेल्स होती है वो उन दो में डिवाइड हो जाती है. तो मीजोसोम्स बहुत ज़्यादा अंदर की तरफ चल जाते हैं जिसकी वजह से सेल दो में डिवाइड हो जाता है. राइट. बैक्टीरिया के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो जो बाकी दूसरे सेल्स होते हैं उनके अंदर जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं उनसे डिफरेंट होती है, क्योंकि इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल एब्सेंट होता है. तो इन बैक्टीरिया सेल मेम्ब्रेन कोलेस्ट्रॉल इज एब्सेंट, वेयरएज इन यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन, जो कि हम आगे बात करेंगे, उसके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो प्रेजेंट होता है. राइट. जो स्टीरोल होता है, जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं. मतलब उसकी वजह से क्या होता है?
कोई भी चीज़ मूव नहीं कर पाती एक जगह से दूसरा, वो स्टेबल रहती है वहाँ पर, पोजीशन पे नहीं हिलती नहीं है वो अपनी जगह से। सो बैक्टीरियल मेम्ब्रेन जो होते हैं उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल एब्सेंट है, तो यानी वो लेस स्टेबल होंगे देन द यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन। अब हम बात करेंगे बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म की। ये क्रिस्टेलो कोलोइडल कॉम्प्लेक्स होता है, राइट। इसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज होती है जो कि एक लाइफ एग्जिस्ट करने के लिए जरूरी होती है। इसका ही मेनली एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है। इसके अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट होता है, वाटर इसके अबाउट 70 to 80% इसमें वाटर होता है, प्रोटीन्स प्रेजेंट्स होते हैं इसके अंदर, लिपिड्स प्रेजेंट्स होते हैं, अमीनो एसिड्स प्रेजेंट्स होते हैं। तो इसके अंदर बहुत चीज़ें प्रेजेंट्स होती हैं। और जितनी भी मेन एक्टिविटीज़ होती है बैक्टीरिया के अंदर, रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन या एनारोबिक भी होती है कुछ एक बैक्टीरिया के अंदर, और फूड बनना, फूड फॉर्मेशन या फूड डाइजेशन, फूड एक्सक्रीशन, तो ये सारी एक्टिविटीज़ कहाँ पर होती है? साइटोप्लाज्म के अंदर। प्रोटीन की सिंथेसिस भी साइटोप्लाज्म में हो रहा है, लिपिड सिंथेसिस भी सारी साइटोप्लाज्म के ही अंदर ही हो रही है। जो बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म होते हैं उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियोइड, राइबोसोम एंड इंक्लूजन्स बॉडी। तो अब हम तीनों के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। तो फर्स्ट इज इंक्लूजन, दैट इज न्यूक्लियोइड। फर्स्ट इज न्यूक्लियोइड। जो डीएनए होता है हमारा या जेनेटिक मटेरियल होता है वो एज अ प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म एज अ न्यूक्लियोइड। सो जब डीएनए न्यूक्लियस में ना प्रेजेंट होकर साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है तो हम इसे कहते हैं न्यूक्लियोइड। इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, हिस्टोन प्रोटीन्स भी एब्सेंट होते हैं। जो डीएनए होता है वो सर्कुलर नेचर का होता है और सिंगल इन नंबर होता है, इसलिए इसे हम बोलते हैं जीनोफोर। अब हम बात करेंगे राइबोसोम्स। राइबोसोम एक नॉन मेम्ब्रेन ऑर्गेनल होता है जिसको हम नेक्ड ऑर्गेनल भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, इसलिए इसे नेक्ड ऑर्गेनल बोलते हैं। लेकिन जो प्रोकैरियोट होता है उसके अंदर 70s राइबोसोम टाइप पाया जाता है। 70s इन द सेंस की जो उसकी 2 यूनिट्स होती है, लार्ज सब यूनिट इज 50s टाइप एंड स्मॉल यूनिट इज 30s टाइप। एस इज फॉर द स्वेडबर्ग यूनिट। और सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, जब सेडिमेंटेशन को हम मेजर करते हैं तो उसको स्वेडबर्ग यूनिट के अंदर मेजर किया जाता है। ये होते हैं जो पॉलीसोमिक राइबोसोम होता है। पॉलीसोमिक राइबोसोम्स होता है कि सिर्फ एक एमआरएनए पर बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं। तो मोर देन वन राइबोसोम इफ अटैच्ड, दैट इज नोन एज पॉलीसोमिक राइबोसोम्स। जो राइबोसोम्स है वो किस में हेल्प करते हैं? प्रोटीन सिंथेसाइज में होते हैं। जो प्रोटीन सिंथेसिस होती कहाँ पर है? इन साइटोप्लाज्म। अब हम बात करेंगे इंक्लूजन्स बॉडी की। जो रिजर्व मटेरियल होता है कोई भी, जैसे कि एनिमल्स की हम बात करें तो उसके अंदर ग्लाइकोजन होता है, या फिर हम प्लांट्स की बात करें तो उसके अंदर स्टार्च होता है। तो वो जब स्टोर होता है और साइटोप्लाज्म में स्टोर होता है तो वो एज अ इंक्लूजन बॉडी के रूप में स्टोर किया जाता है। रिजर्व मटेरियल कौन कौन सा हो सकता है? ग्लाइकोजन के ग्रैन्यूल्स हो सकते हैं, साइनोफाइजन ग्रैन्यूल्स होते हैं, जो ब्लू ग्रीन एल्गी में ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर जो ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं उसको साइनोफाइजन ग्रैन्यूल्स कहते हैं, और फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स होते हैं। तो ये सब रिजर्व मटेरियल में आते हैं जो कि इंक्लूजन बॉडी के अंदर स्टोर होती है। जो इंक्लूजन बॉडी होती है वो मोस्टली सर्कुलर या राउंड शेप की होती है, और इसके अंदर ये ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और एक प्रेजेंट कहाँ होती है? इन साइटोप्लाज्म, राइट। कुछ एक बैक्टीरिया है उसके अंदर गैस वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी जो वैक्यूल्स होते हैं उसके अंदर गैस फिलअप हुई पड़ती है, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया होते हैं वो बायोन जो वाटर होते हैं उसके अंदर तैर पाते हैं, बायोन्सी प्रोवाइड करते हैं इसको। गैस वैक्यूल्स हेल्प इन बायोन्सी इन वाटर प्लांट्स। जो वाटर में प्लांट्स रहते हैं उनके अंदर ये बायोन्सी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी होती है या पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया जो हो सकते हैं वो नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं और मोटाइल भी हो सकते हैं। मोटाइल इन द सेंस कि इसके अंदर वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर सकते हैं, और मोटाइल नॉन मोटाइल जो खुद से एक जगह से दूसरी जगह से मूव नहीं कर सकते, या तो वो वाटर के
जो बहाव होता है उसके साथ मूव करते हैं, या फिर वो हवा के कारण मूव कर पाते हैं। तो उन्हें खुद से मूव नहीं कर पाते, उन्हें मूव करने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूरत पड़ती है, जबकि मोटाइल वाले खुद से मूव कर पाते हैं। जैसे कि जो मोटाइल होते हैं उसके अंदर एक मोटेलिटिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं फ्लैजिला। So in bacteria, flagella is present which help in movement of the bacteria. तो फ्लैजिला जो होता है वो बहुत सिंपल टाइप का होता है। इसके अंदर जो 9+2 अरेंजमेंट होती है वो एब्सेंट होती है, और ये कैसा होता है, थिन होता है बहुत ज़्यादा, और फिलामेंटस होता है। फिलामेंटस इन द सेंस कि बहुत फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। और ये कहाँ से एक्सटेंड आउट करता है, फ्रॉम दी सेल वॉल। तीनों लेयर्स में से किस लेयर्स में से एक्सटेंड आउट करता है, ये सेल वॉल के अंदर। इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो 3 होते हैं। जैसे कि मान लो ये एक सेल वॉल है, सेल वॉल से एक छोटी सी बेसल बॉडी निकलेगी, बेसल बॉडी से फिर छोटा सा एक हुक निकलेगा, ये इसको हम बोलेंगे बेसल बॉडी, राइट। इट इज प्रेजेंट टू द सेल वॉल एंड हुक इज द शॉर्ट स्ट्रक्चर विच कनेक्ट फिलामेंट एंड बेसल बॉडी। और यहाँ से फिर अगर हम बात करें तो बहुत फिलामेंटस एक्सटेंशन निकलेगी, हेलिकल लाइक स्ट्रक्चर निकलेगी जिसको हम बोलते हैं फिलामेंट। और ये बाहर की तरफ मूव करती है और ग्लाइकोकैलिक्स को ग्लाइकोकैलिक्स को तोड़ के जाती है ये लेयर, राइट। इसके बाहर कौन सी लेयर प्रेजेंट है, ग्लाइकोकैलिक्स। अब हम बात करेंगे पिलाई की। जो पिलाई होते हैं वो मोटाइल बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट होते हैं और नॉन मोटाइल बैक्टीरिया, क्योंकि ये मोटिलिटी में तो हेल्प कर नहीं रही, यानी कि कोई एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करने में कोई इसका रोल नहीं है। उसका जो मोटिलिटी में हेल्प करते हैं वो फ्लैजिला मूव करते हैं। सो इट इज प्रेजेंट इन मोटाइल एज वेल एज नॉन मोटाइल बैक्टीरिया। इट इज elongated ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द सेल्स। हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है ये tubular hair like structure which is present on the surface of the cell, which help in attachment to the other bacterial cell or the surface of the other cell. तो ये कैसे हेल्प करता है, राइट। जैसे कि कोई भी हम बात कर सकते हैं, कोई भी पत्थर, मान लो ये एक स्टोन है यहाँ पर, राइट। और ये एक बैक्टीरिया है जिसके पास, ये एक बैक्टीरिया होंगे जिसके पास प्रेजेंट है फ्लैजिला, और इसके पास पिलाई भी प्रेजेंट है। सो जो पिलाई होते हैं वो इन सरफेस से अटैच्ड हो जाते हैं, राइट। और इस तरह से किसी भी स्टोनी सरफेस पे, या फिर ये कोई बैक्टीरियल सरफेस भी हो सकता है, कोई दूसरा बैक्टीरिया भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो उनसे कौन अटैचमेंट में हेल्प करेगा, पिलाई, क्योंकि सबसे बाहरी साइड कौन प्रेजेंट है, पिलाई प्रेजेंट है। सो पिलाई हेल्प इन सरफेस अटैचमेंट। ये इलोंगेटेड होते हैं और ट्यूबुलर हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। अब हम बात करेंगे फिम्ब्रे की। जो फिम्ब्रेन होते हैं वो भी पिलाई की तरह ही सेल सरफेस में अटैचमेंट में हेल्प करती है, और मोटाइल और नॉन मोटाइल दोनों बैक्टीरियाज में प्रेजेंट होती है। लेकिन ये जो है इसका जो ये जो होती है वो बहुत स्मॉल होती है, मतलब इसका जो साइज होता है वो बहुत छोटा होता है। पिलाई फिर भी बहुत बड़े होते हैं, और जो फिम्ब्रे होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। ये भी सेल सरफेस पे ही प्रेजेंट होते हैं, और ये ब्रिस्टल लाइक होते हैं विच हेल्प द बैक्टीरिया टू अटैचमेंट टू द सरफेस। ये नॉन हेलिकल होते हैं, होलो होते हैं एंड फिलामेंटस नेचर के होते हैं, राइट। इफ यू लाइक इट, प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, subscribe the channel and press the bell icon to get notified for more videos. Thank you.